आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, स्वर। पिछले वीडियोज़ में हमने वर्णमाला के बारे में, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में परिचय कराया था आपको। अब आज हम एक एक टॉपिक पर अलग अलग बात करेंगे। आज स्वर के बारे में बात करेंगे, फिर व्यंजन पर अलग वीडियो बनेगा। तो हम शुरू करते हैं स्वर से। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों के उच्चारण में आप देखेंगे कि जो मुख विवर है, विवर मतलब होल, छिद्र, वहाँ वायु कहीं अवरुद्ध नहीं होती, वायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। इसलिए स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद न ली जाए उसे स्वर कहेंगे। स्वरों के उच्चारण में वायु का प्रवाह मुख विवर में स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर माने जाते हैं। दो जो वर्णमाला में देखने को मिलते हैं पुस्तकों में, अंग, अह, इनकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे, क्योंकि इन पर बहस है और उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा अभी केवल इन स्वरों के बारे में होगी। तो स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं स्वरों के भेद, स्वरों के प्रकार। ये जो आप देख रहे हैं जितने भी स्वर, ये अपने गुणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के समय जो जिह्वा वायु के स्थान को सकरा कर देता है, यानी मुख विवर को सकरा कर देता है या कुछ ज़्यादा उसमें और फैलाव आ जाता है, उस आधार पर विभाजन किया जाएगा। और फिर जिह्वा के किस भाग का प्रयोग किया जा रहा है उस आधार पर किया जाएगा। तो इन मुख्य रूप से 3 आधारों पर विभाजन हम पढ़ेंगे। तो पहला आधार हम ले रहे हैं मात्रा का, कि किनके उच्चारण में कितना समय लगता है, उस आधार पर एक विभाजन होता है। उसको आप देखिए। तो उस आधार पर स्वरों के 3 प्रकार बनते हैं। अभी हम आगे आप देखेंगे कि वैसे हिंदी के किताबों में आपको 2 मिल जाएंगे, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन एक संस्कृत में प्लुत होता है। तो अब चूँकि हिंदी जो है वो भाई संस्कृत की संतान है, तो उसकी चर्चा जरूरी हो जाती है। तो ह्रस्व में वे स्वर आएंगे जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक कम समय में बोल लिए जाते हैं। तो आइए आप बोलिए और इसमें से देखिए कि किनका उच्चारण आप कम समय में करते हैं। आ में ज़्यादा समय लग गया, ई कम समय में हुआ, ई ज़्यादा समय ले लेता है, ऊ कम समय लेता है। माने एक मात्रा इसको कहा जाता है, इनको जिनमें कम समय लगता है कि एक मात्रा का समय लगता है। री। तो इस प्रकार अगर हम ह्रस्व में देखें तो अ, ई, उ और री, ये वर्ण आ जाते हैं। ये सब बहुत सामान्य बातें हैं, इनको आप पहले से भी हो सकता है जानते हो। अ, ई, उ, री कम समय में बोले जाते हैं ये। वैसे संस्कृत में तो एक
दीर्घ री भी लिया जाता है, लेकिन अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब जिन स्वरों का उच्चारण 2 मात्रा का समय लेता है वह दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब दीर्घ स्वर मतलब कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? अ के बाद अगर आ कहते हैं तो ज़्यादा समय, 2 गुना समय लगता है। तो आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, इनमें आप देखेंगे कि अ, ई, उ की री की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। तो इस तरह से दीर्घ स्वर में आएंगे आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। एक तीसरा विभाजन है प्लुत। प्लुत वे हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगाता है। कहा जाता है कि बहुत अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्रा का, यानी जितने में दीर्घ ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं उसका 3 गुना समझ लीजिए। जैसे एक इसका उदाहरण दिया जाता है ओम। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, अभी मैं कुछ इसमें बदलाव करूँगा। ये सही ओम नहीं है, क्योंकि 3 मात्रा का स्वर लगता है, इसलिए यहाँ 3 भी लिख दिया जाता है। ओम, ये सब तो ये प्लुत है। अब ये मूल रूप से विभाजन हुआ मात्रा के आधार पे, माने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यह 3 विभाजन हुआ। एक और विभाजन, अब देखिए हम यहीं से वो निकाल रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, तो एक साथ हो जाएगा काफ़ी काम, बाकी उतना आप समझ लेंगे आप। अब हम अगला विभाजन लेकर के चल रहे हैं, जो कि भोलानाथ तिवारी ने आधार दिया है कि जिह्वा के किस भाग का उपयोग इन स्वरों को बोलने में, विभिन्न स्वरों को जिह्वा के किस भाग का उपयोग किया जा रहा है, उस आधार पर इनका विभाजन करेंगे। तो अब हम देखें अगर, तो इसका विभाजन, अब जिह्वा के भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो आप उच्चारण करिए मेरे साथ, आप पढ़ते भी रहिए और आजमाते भी रहिए कि किस भाग का उच्चारण किस स्वर को बोलने के लिए किया जा रहा है। बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम ई कहें, ई, अभी और स्वरों को हम देख रहे हैं, एक साथ पहले हम सभी स्वरों को समझ लेते हैं। चलिए, जैसे हम पढ़ते हैं देखिए कहाँ से बोल रहे हैं आप, आ कहाँ से बोल रहे हैं, जीभ का भाग देखते रहिए कहाँ जोर जा रहा है। ई, ऊ कहाँ से आ रहा है, ऊ, री, ए कहाँ से आ रहा है, आए, ओ, आओ। अब शायद आप, हो सकता है कि बहुत क्लियर ना हो, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब आप पहला लेकर के हम चलते हैं आग्र स्वर। अब अग्र स्वर में आप अगर देखेंगे तो आप उच्चारण करिए ई, ये आए। तो आप देखेंगे कि जिह्वा के आगे के भाग का प्रयोग किया जा रहा है। माने अब आगे का मतलब एकदम आगे का भाग नहीं, जहाँ 3 बिंदु बने हुए हैं, जो 3 भाग बने हुए हैं, उनमें सबसे आगे है। तो अग्रसर में आएंगे ई, और क्या बताया, ए अग्र स्वर में आ जाएंगे। मध्य स्वर में अब दूसरा भाग मध्य स्वर,
जो मध्य से बोला जाता है, जिह्वा के मध्य भाग से, मध्य स्वर में अ आएगा। अ आप देखेंगे कि जब आप यह बोल रहे थे ना तो थोड़ा आगे थे, आप थोड़ा सा और पीछे चले गए लेकिन यह भाग मध्य में पड़ता है अ। अब एक आता है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में आप इनका उच्चारण कीजिए उ ओ तो आप देखेंगे और नीचे चले जा रहे हैं आप, जिह्वा का उपयोग करते जहाँ हो रहा है, जिह्वा के सबसे इन दोनों के अपेक्षा और निचले भाग का उपयोग किया जा रहा है, यानी पीछे के भाग का। तो तीसरे में आ जाएगा उ, यानी इसको हम कहेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी उ ओ औ। एक बार अगर आजमा लेंगे आप ना कि किसको कहाँ से बोला जा रहा है, तो आप यह भेद आसानी से कर सकते हैं। अब रही बात री की, तो भाई देखिए कुछ विद्वान तो इसको हिंदी में मानना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इसको भी लेते हैं तो ये अग्रभाग वाले में आ जाएगा। इस तरह से यह हुआ कि जिह्वा के किस भाग का उपयोग कर रहे हैं, उस आधार पर इसका विभाजन हमने किया। अब अगला विभाजन चलेगा वो क्या कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो वायु के निकलते समय जिह्वा किस तरह से स्पर्शी अंगों के काफ़ी नज़दीक आकर के जो वायु निकलने का रास्ता है उसको कब सकरा बना देती है, कब कम सकरा बनाती है, कब खुल जाती है पूरी तरह से, उस आधार पर विभाजन किया जाएगा। वैसे हम कुछ समय दे रहे हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए, फिर अगला विभाजन अच्छी तरह से समझाते हैं। अब हम अगले विभाजन पर चलते हैं। तो इस आधार पर जो हमने बताया, उस आधार पर 4 प्रकार के स्वर बनेंगे। तो जैसे पहला है, अब आप देखिए, आप बोलिए और साथ साथ समझिए कि कौन किस में आ रहे हैं। जब देखिए पहला है जैसे संवृत, अब इसका अर्थ भी आप समझते चलिए। संवृत स्वर, संवृत का क्या मतलब होता है, हो सकता है यह शब्द कठिन हो। संवृत का अर्थ होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद। अब बंद माने पूरी तरह से बंद नहीं होता है कि बंद हो जाएगा तो फिर वायु निकलेगी कहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज्ड की स्थिति इसकी होती है। तो संवृत, अब संवृत में कौन कौन से आएंगे? संवृत में आप उच्चारण करिए ई उ, तो देखेंगे कि वायु को ज़्यादा सकरा, जीव जो है सट करके ज़्यादा सकरा बना दे रही है। ई उ, ये ज़्यादा सकरा बना देने के कारण वायु का जो मार्ग है ई, अब देखिए जीव कहाँ जा रही है, ई जो वायु निकल रही है। अभी अन्य वर्णों का उच्चारण आप करेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ इसमें सकरा था। ई उ, वायु जो है वह एक सकरे रास्ते से गुजर रही है, इसलिए इसको संवृत स्वर कहेंगे। यहाँ स्वर लिख दे रहे हैं, संवृत स्वर, जिसका अर्थ आपने क्या समझा, क्लोज्ड यानी बंद। अब दूसरा जब चलेगा तो थोड़ा इसमें ये संवृत जो है, संवृतता ये थोड़ी कम हो जाएगी, यानी उसको कहेंगे अर्ध संवृत। अभी अर्ध संवृत स्वर क्या है?
अर्ध समृद्ध स्वर क्या है? अब इसमें आते हैं, अब देखिए इनकी अपेक्षा ए बोलिए ए, अब ई बोलिए ई ऊ, तो आप देखेंगे ज़्यादा सकरा है वायु का मार्ग। ए बोलेंगे तो थोड़ा खुल जाता है, तो ए, और ओ बोलेंगे ए ओ, अभी पूरा नहीं खुला है, अभी आगे और आप देखेंगे हाँ और ज़्यादा खुल रहा है, तो इसलिए इन्हें अभी कम माना जाएगा। तो ए ओ आप बोल करके एक बार सीख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये अर्ध समृद्ध हो गया। अब तीसरा भेद विवृत। विवृत का अर्थ होता है ओपेंड। विवृत का अर्थ हुआ ओपेंड। ओपेंड का मतलब आप समझ रहे हैं, खुला हुआ। ओपेंड का मतलब खुला हुआ। इसमें वायु का मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है, यानी जिह्वा वायु को कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। और इसमें आता है वर्ण अ। इसमें वर्ण आता है नहीं, अ तो नहीं आ पाएगा, आ का मुंह ऐसे करिए, आ पूरी तरह से खुला हुआ है, तो ये आता है विवृत स्वर में। अब जब अर्ध विवृत आएगा, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ मैं जगह बना रहा हूँ, तो अर्ध विवृत ये चौथा प्रकार होगा, अर्ध विवृत। अब अर्ध विवृत का क्या मतलब हुआ? विवृत मतलब खुला, तो अर्ध विवृत का क्या मतलब हुआ? अर्ध विवृत का मतलब हुआ आधा खुला, माने कहने का मतलब यह कम खुला रहेगा। तो अब जब यह कम खुला रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आए बोलिए, आए, औ, आए, औ, आ की अपेक्षा कम है, आए, औ, अ देखिए आ की अपेक्षा कम है, तो ये अर्ध विवृत है। लेकिन इनको देखिए आए, आओ, ये इनकी अपेक्षा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा खुले हुए हैं, जैसे ए, ओ, तो इसलिए आ तो पूरा विवृत है, पूरा खुला हुआ, ये अर्ध विवृत में आएंगे। तो अर्ध विपरीत में कौन कौन से आए? आए, आओ, ये अर्ध विपरीत बन गए। इस तरह से इनका विभाजन ई 4 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, 4 2 6 1 7 और 2 9, 7 2 9 नहीं, अभी अ बाकी है, अ, तो 4 2 6 1 7 और 7 और 3 10। री पर जाते विचार नहीं किया जाता, उस नहीं किया गया है इसमें। और अब यह इस प्रकार से विभाजन था इनका। श्वास जो हवा जो निकल रही है उसका जो मार्ग सकरा हो रहा है या खुल रहा है, उस आधार पर यह विभाजन है। एक बार आप आजमा करके बोल करके, पढ़ते हुए बोल करके समझ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और 1-2 छोटी बातें हैं और जल्दी से मैं उनको समझा दे रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अब एक है, सबसे पहले हाँ ये चीज़ ये आप तैयार रखिए कि एक और विभाजन किया जाता है गुण स्वर। गुण स्वर में आते हैं अ, ए, ओ, इनको गुण स्वर कहा जाता है। अ, ए, ओ। आप जब गुण संधि पढ़ेंगे
आद गुण, तो वहाँ देखिए ए और ओ बनते हैं। अगर इसको आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ गुण संधि समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप समझ लेंगे कि गुण में तो ए ओ आता ही है, तो होगा क्या, तो आप तुरंत समझ लेंगे उनको। और एक होता है वृद्धि। अब वृद्धि स्वर में क्या आएगा? वृद्धि स्वर में आ, ए, आओ। आप अगर संधि पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो वृद्धि रेच ही आता है जो वृद्धि संधि में, तो वो यही वृद्धि बनता है ए आओ। अब अ और आ क्यों नहीं बनते, इसकी चर्चा जब संधि पढ़ाई जाएगी तब समझेंगे आप। इसकी चर्चा तब होगी। गुण स्वर अ ए ओ कहा जाता है, वृद्धि स्वर आ ए आओ। इनको भी आप कंठस्थ रखिए। एक और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त शब्द से ही आप अर्थ समझ रहे होंगे कि संयुक्त शब्द वे हैं जो एक से अधिक, संयुक्त वर्ण वे हैं जो एक या एक से अधिक वर्णों से बने हों। अब देखिए, अगर हम अ और ई मिलाएं तो ए बन जाता है। जैसे दिन धन ईस, दिनेश, गण धन ईस, गणेश, ड़ का अ और आगे आने वाला ई मिल करके ए हो जाता है। तो इसलिए स्वर में ए को संयुक्त स्वर कहेंगे। और किसको कहेंगे? और किसको कहेंगे? अब इसी तरह से तो आय भी बनता है। जैसे मत एक धन एक, एक का एक, क का एक धन एक, क का अ और ए आगे वाला मिलकर ऐ बन जा रहा है। तो ऐ भी आ गया इसमें संयुक्त स्वर में, ऐ, ए ऐ। इसी तरह से ओ भी बनता है। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय, अ का उ से मिलता है तो ओ बनता है। इस तरह से हम एक एक ये अलग अलग दिखा दे रहे हैं आपको कि संयुक्त स्वर जो होते हैं वह ए कैसे बनता है। इसमें अ मिल जाए और ई मिल जाए तो ए हो जाता है, इसलिए संयुक्त स्वर हुआ ए। और ऐ अगर अ मिल जाए और अ के साथ ए मिल जाए तब भी ऐ बन जाता है। तो यह भी इस प्रकार से संयुक्त हुआ। इसी तरह से ओ होता है। अब ओ में क्या होता है? ओ में यह होता है कि यह भी अ और उ मिलकर बनता है। तो अ और उ मिल जाए तब ओ बन जाता है। इसी तरह एक और बनता है, आओ ले लें, आओ। तो ओ और अ के साथ अगर ओ आए तो आओ बन जाता है। तो यह भी संयुक्त स्वर है, आओ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उसकी, थोड़ा क्रम गड़बड़ हो रहा है, जगह कम है, तो आओ लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो आओ के साथ क्या बन, आओ कैसे बना? अ धन ओ, तब भी ओ हो जाता है। अब यहाँ आप देखिए, ये इतने 4, ये 4 संयुक्त स्वर हो गए। अब चर्चा करेंगे अनुनासिक की और अनुस्वार की। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक वे होते हैं कि जिनका उच्चारण हम नाक के सहारे करते हैं। यानी जैसे आप देखिए, गांव,
पाँव। इनमें आप देखेंगे कि नाक से किया जा रहा है उनका उच्चारण, ये वास्तव में अनुनासिक स्वर की श्रेणी में आते हैं। अनुनासिक स्वर की श्रेणी में आते हैं। गाँव, पाँव, ये मिले हुए हैं। गाँव, अब चाहे गाँव कह लीजिए चाहे गाँव, ये कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं। ये उच्चारण में किसी भी तरह से ग के उच्चारण में भी गा के उच्चारण में कोई परिवर्तन भी नहीं ला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यह स्वर की तरह व्यवहार करते हैं। और अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार जिसमें न, ञ, ड़, न, म ये सब आते हैं, और जिनको हम एक बिंदी लगा करके, इस तरह से बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते हैं। और ये किस तरह से अपना काम करते हैं, आप देखेंगे कि ये जिस अक्षर पर लगाए जाते हैं उससे अलग अपने आप को बताते रहते हैं। जैसे अंग, अंग, अंगद, अंक, अलग और आगे अंग बोल रहे हैं आप। तो अनुस्वारों को वास्तव में व्यंजन में शामिल किया जाता है। अनुनासिक को स्वर में और अनुस्वार को व्यंजन में शामिल किया जाता है। एक होता है विसर्ग। अब यहाँ हमें थोड़ी सी इनकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। अब विसर्ग में आप जानते हैं कि इनका उच्चारण ह होता है। अब ये किसी के भी साथ लगते हैं, जैसे कह, सह, इस तरह से सह, कह, ऐसे ह होता है। और ये आएंगे किस में, ह चूँकि उच्चारण हो रहा है तो ये व्यंजन में आते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन में आते हैं, जबकि अनुनासिक स्वर में आता है। लेकिन किशोरीदास, आचार्य किशोरीदास विसर्ग और अनुस्वार को एक अलग नाम देते हैं, अयोगवाह। एक अलग नाम देते हैं, अयोगवाह, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि अनुस्वार और विसर्ग वास्तव में अयोगवाह है। यानी जो आपने देखा था अंग, ये वास्तव में अयोगवाह है। अयोगवाह। जबकि कुछ विद्वान इनको अंग को व्यंजन में, अह को भी व्यंजन में, माने दोनों को व्यंजन में मानते हैं। आचार्य किशोरीदास अयोगवाह शब्द इनके लिए लाए हैं। अब अयोगवाह का क्या मतलब हुआ कि अयोग, ये योग नहीं करते हैं फिर भी वाह साथ चलते हैं। अंग कहेंगे आप तो अ के साथ न किसी तरह से मिला हुआ नहीं है, वो स्पष्ट है, अलग है। ह कहेंगे अलग है, अ अलग बोल रहे हैं, ह अलग बोल रहे हैं। तो योग तो नहीं हो पाया लेकिन साथ चलते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जगह कम होने के कारण थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया है। आप आशा है कि समझते होंगे और इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं।